Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपना सेकंड टॉपिक, सेकंड यूनिट, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं। तो मैंने बताया था 14 होते हैं फ्योल के दिए हुए और 4 होते हैं टेलर के दिए हुए। भाई फ्योल तो हमने फिर लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं। जिसने पहली क्लास में देखी है मैं लिंक दे दूंगी, आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए। मूव करते हैं अपनी अगली क्लास पर। तो हाँ, आज हम बात करेंगे फ्योल द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के। ठीक है, प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल। तो फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कौन कौन से प्रिंसिपल है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। भाई डिवीजन ऑफ वर्क नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि पूरे काम को, ठीक है, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है और एक टाइम पर एक बंदे को एक ही काम दिया जाता है और वो उसी काम को करता रहता है, उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डिवाइड द होल वर्क इन मैनी एक्टिविटीज, वन पर्सन गिवन वन वर्क एज स्पेस मेथड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्पेशलाइजेशन का मेथड है वो लागू होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे एक कंपनी है, वो कार बनाती है, तो कार बनाने के लिए उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने होते हैं। कोई इंजन बना रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई टायर बना रहा है। तो बेटा जो इंजन बना रहा है वो इंजन ही बना रहा है, तो वो उस चीज का स्पेशलिस्ट बन गया। कोई बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है तो बॉडी स्ट्रक्चर ही बना रहा है, वो उस चीज का स्पेशलिस्ट बन गया। तो इस तरह से काम को डिवाइड कर दिया जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहा जाता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क हैंड इन हैंड। भाई ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ के साथ चलते हैं। अगर आप किसी को किसी काम की ऑथोरिटी देते हो तो वो उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि आज क्लासेस थी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे आज वाली क्लास अपलोड करनी थी। तो ठीक है, मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया भैया आज अपलोड कर देना और बच्चों को शेयर कर देना। बट क्या हुआ, मैं ऐसे करके सो गई और मेरे भाई ने उसको क्या उसको अपलोड ही नहीं किया। अब वो आप वेट करते रह गए कि हाँ भाई क्लास आनी है, क्लास आनी है, आपकी बहुत सारी क्वेरीज होगी, आज क्लास नहीं आई। तो बेटा ये प्रॉब्लम होती है कि जिस बंदे को अथॉरिटी दी गई है वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही जाएगा। एमडी होता है, एमडी के नीचे डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के काम करने के लिए, अगर वो उनको पूरी ऑथराइज्ड है डिसीजन लेने का, तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो वो आंसरेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन नाम से ही समझ आ रहा है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब होना कि भाई जो जितने भी सबॉर्डिनेट है वो अपने मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं सही वे में। सही वे का मतलब यहाँ पर कुछ गुणों से है, कुछ मेरिट से है। कौन कौन सी, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से काम कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, आप बिल्कुल डेस्परेट हो जाइए उस काम के लिए, काम सही समय पर कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके डिसिप्लिन के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, मोस्ट फेवरेट, मेरा फेवरेट है और बोर्ड वालों का भी फेवरेट है, एज वेल एज सीबीएसई और हरियाणा दोनों इसमें से क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है, तो इसको समझते हैं केस स्टडी के थ्रू। मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई आपका लेक्चर फर्स्ट है, इंग्लिश वाले सर आते हैं, वो कहते हैं 5 मिनट में इंग्लिश का टेस्ट होगा। फिर थोड़ी देर बाद हिंदी वाली मैम आती है, वो कहती है 5 मिनट में हिंदी का टेस्ट होगा। फिर बिजनेस स्टडीज वाले टीचर आते हैं, ऐसे सारे टीचर आपको कमांड करके चले आते हैं कि 5 मिनट में टेस्ट होगा। अब भाई सबॉर्डिनेट एक है और उसको ऑर्डर मिल रहे हैं बहुत सारे मैनेजर से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका कहाँ माने। तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई मैनेजमेंट में, तो इसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया, वन सबॉर्डिनेट गिवन ऑर्डर बाय वन बॉस। भाई एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस ऑर्डर करेगा तभी इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर द्वारा कमांड किया जाएगा, तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम प्रिंसिपल है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई डायरेक्ट करना लोगों को, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना किसी काम के लिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन बॉस फॉर वन गोल। भाई आपको कह दिया जाएगा कि अगर एक गोल अचीव करना है तो उसके लिए एक ही बॉस डायरेक्शन देगा, ये नहीं कि बहुत सारे बॉस डायरेक्शन दे। ठीक है, तो चलती है आगे, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। भाई इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है। बेटा जी बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है अपना फायदा और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है सबका फायदा। तो हमेशा जब भी आप मैनेजमेंट में हैं, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाएगा कि कोई भी एक्टिविटी
तभी पूरी की जाएगी जब उसका बेनिफिट सबके लिए हो। तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखकर हमें किसको, जनरल इंटरेस्ट को क्या देना। तो ये सबॉर्डिनेट हो गया, ये इसके नीचे हो गया। बात समझ में आती है? तो चलिए आगे, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। देखो रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे वर्ड आता है रेम्युनरेशन, इसका मतलब काम के बदले मिलने वाला पैसा। कुछ लोगों को सैलरी मिलती है, कुछ लोगों को वेजेस मिलते हैं, तो ये जो पैसा है इसे रेम्युनरेशन कहा जाता है। कईयों को कमीशन मिलता है। तो जो रेम्युनरेशन है इसका मतलब क्या है भाई? देखो सिंपल सी बात है, जो रेम्युनरेशन है इज टू बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल होने का मतलब बंदा जितना काम कर रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, उसको अपने काम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान के चलिए लेबर का ही बात कर लेते हैं। तो लेबर का जो ग्रेड है वो कहते हैं आपका पता है 8,8500 या 9,000 का होता है, ठीक है। अब लेबर भी दो तरह की होती है, मेल और फीमेल। तो मेल काम करने जा रहा है तो उसको पूरे 8,000 मिल रहे होते हैं, लेकिन फीमेल काम करने जा रही है तो उसको 6,000 मिल रहे होते हैं कई बार। तो बेटा जी ये गलत है, जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको उस लेवल के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। भाई देखो इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो सेंटर का मतलब क्या है, फोकस, और फोकस पॉइंट कोई एक होता है। अगर हम बात करें सर्कल की तो उसका सेंटर क्या होता है, एक होता है। सेम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे मैनेजमेंट का सिर्फ एक गोल होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? देखो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना भी एक गोल होता है। भाई परचेज वाला सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छी परचेज करूं, सेल्स वाला सोचता है इस बार मेरे को सेल को बिल्कुल ऑसम तक पहुंचाना है। तो ये सारे जो गोल्स हो गए ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो मेनली हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है वन गोल फॉर होल मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है बेटा जी? यहाँ से भी केस स्टडी बनती है और यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई में बनती है केस स्टडी। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब देयर इज अ रीजनेबल पाथ टू रिपोर्टिंग अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। मतलब क्या है कि अगर आप मिस्टर ए से बात करना चाहते हैं जो कि किसी एक डिपार्टमेंट में काम करता है, और आप मिस्टर बी तक वो न्यूज में जाना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कि सीधा ए से जाके मिल लो, सीधा बी से जाकर मिल लोगे आप। एक अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको स्कूल से लीव चाहिए तो आपको सबसे पहले तो क्लास में से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्लास टीचर की पहले तो जो आपकी क्लास में टीचर है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, उसे अप्रूव करवाओगे अपनी क्लास टीचर से। जब वो क्लास टीचर से अप्रूव हो जाएगी फिर उसके बाद वो जाएगी हेड मास्टर के पास, और जब हेड मास्टर से अप्रूव हो जाएगी फिर वो जाएगी गेट कीपर के पास, फिर वो जो गेट कीपर उसे अप्रूव कर देगा तब जाके आपको छुट्टी मिलेगी। तो एक पाथ है पूरा किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने का, तो ये स्केलर चेन है। तो फेयोल ने एक लैडर बनाई थी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरह से विद डायग्राम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, हिंदी में क्या कहते हैं व्यवस्था। देखिए साफ समझ में आ रहा है ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है। ऑर्डर का प्रिंसिपल कहता है राइट थिंग राइट प्लेस राइट पर्सन एट राइट टाइम। भाई देखिए क्या कहा है कि भाई एक राइट थिंग को राइट जगह पर होना चाहिए। अब जैसे मैं इसको भी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि भाई ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चीजें हैं उन्हें अपनी जगह पर होना चाहिए। बात करते हैं कैसे। अगर मान के चलिए मैं एक कंपनी में मैनेजमेंट में जाती हूँ, ठीक है, सॉरी मैं एक लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम करती हूँ, तो मुझे मेरे सुपीरियर ने कहा कि जाओ हथौड़ा लेकर आओ, हैमर लेकर आओ। तो आप सोचिए वो कहाँ मिलेगा भाई? ऑब्वियसली वो मिलेगा टूल रूम में जहाँ सारे टूल रखे होते हैं। लेकिन जब मैं टूल रूम में जाती हूँ तो मैंने वहां से पूछा टूल रूम इंचार्ज से भी हथौड़ा मिलेगा यहाँ पे, तो उसने कहा नहीं यहाँ नहीं है, एक काम करो एमडी के ऑफिस में जाओ उसके टेबल पे रखा होगा। तो इज दैट रीजनेबल? आपको लग रहा है कि भाई हथौड़ा एमडी क्या कर रहा होगा, पागल थोड़ा ना एमडी। तो अब मैं एमडी के ऑफिस से लेके आऊं तो बात ही अटपटी हो गई। तो बेटा बात समझ में आई। तो यहाँ से बना ऑर्डर का प्रिंसिपल कि चीजों को अपनी जगह पर होना चाहिए, राइट थिंग एट राइट प्लेस। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। इक्विटी, अगला प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी का। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। भाई आपके सेम लेवल के एम्प्लॉय से सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेम ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी? देखिए एक लेबर है वो काम कर रही है तो उसको हम उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब मान के चलिए मैं एक कंपनी की ओनर हूँ तो वहां पर एक लेबर को मैं ट्रीट कर रही हूँ बहुत स्ट्रिक्टली। अब मेरा ब्रदर जो होता है वो भी फ्रेशर है, वो भी एज अ लेबर वहां पे काम कर रहा है, अब मैं उसे बिल्कुल अलग ट्रीट कर रही हूँ, उसकी गलतियों को इग्नोर कर रही हूँ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैनेजमेंट का इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि सभी सेम लेवल वाले बंदों को सेम तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। भाई पर्सोनल का मतलब होता है टेनर, टेनर का मतलब होता है एक तरह से एम्प्लॉइज। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आपके एम्प्लॉयज में स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक आपसे जुड़े रहते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो सेटिस्फाइड होंगे। रेफर करते हैं इस वाले प्रिंसिपल को, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब भी यही होता है कि भाई लोगों को सही तरह से वेतन दो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपसे जुड़े रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। भाई इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। देखिए जब डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो ये एक मैनेजमेंट तभी इफेक्टिव हो सकता है जब वो अपने डिपार्टमेंट के या अपने मेंबर्स की बातों को सुने, उनके आइडियाज को सुने, उनके इनिशिएटिव्स को सुने। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है कि राय ले लेना, किसी के विचारों को वेलकम करना। आई बात समझ में? नेक्स्ट एस्पिरेट द कॉर्प्स। देखो एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब होता है एकता। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो अभी मैंने बताया था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वन गोल फॉर होल मैनेजमेंट। तो अगर हम सब एक होकर रहेंगे, एक साथ मैनेजमेंट में काम करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड कहा जाता है यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। भाई आई की जगह अगर मैं वी, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी वजह से हुआ है, मैं हूँ यहाँ की मैनेजर, तो बात सही नहीं करेंगे, हम सबका प्रयास है, हम सबके प्रयास ऑब्जेक्टिव्स को गेट कर पाए हैं। तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेट द कॉर्प्स। ठीक है, चलिए अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इन्हें, कुछ मेन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा जी कर लीजिए। हम पूरा सिलेबस बहुत इजीली करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।